नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज, खास बुंदेली भाषा में खबरें, देश दुनिया की खबरें और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें, जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार, हो देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात कर रहे हैं कोरोना संकट काल के नई गाइडलाइन की। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुलने लगू है। 8 जून से होटल, खाना की दुकानें और धार्मिक स्थान आम लोगों के लाने खुल गए हैं, जिनके लाने केंद्र सरकार ने नए नियमों के संगे गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें में कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन हो छोड़ के देश के सब हिस्सों में धर्म स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दे दी है। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। अब जारी गाइडलाइन में कही गई है कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जावे बारों हो फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवो जरूरी रहे, फेस पे मास्क लगावो जरूरी रहे और दूसरे लोगों से कम 6 फीट की दूरी बनावो जरूरी है। लोगों की लाइन सुनिश्चित करने के लाने घेरा के चिन्ह जो है वे बनाए गए हैं। इसके संगे उन्होंने लोगों हो मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देवे के लाने कोरोना को कोनो लक्षण न भाव चाहिए उनके अंदर। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त हो गई है। इस वजह से राजस्व हो भारी नुकसान भाव है और ये राजस्व के नुकसान हो देखत भय सरकार के जो निर्णय है वे भी बदले हैं। ये हालात को असर सरकार की नई योजनाओं पे पड़न लगू है, जो उनके चलत भाई अब केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीना या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। जहाँ रोक उन योजनाओं पर है जोन स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में आउट है। जे आदेश उन योजनाओं पर भी लागू हुई हैं जो उनके लाने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दो है। उतई आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पे कोनो भी प्रकार की रोक न रहे। सरकार की तरफों से जारी आदेश में साफ तौर पे कही गई है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पे भी सरकार ध्यान दे रही है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखू है। जोन जोन लोगों में कोरोना होवे के संदेह होते हैं उन्हें क्वारंटाइन में रखो जात है। उतई सर्दी जुकाम होवे पे खुद हो आइसोलेशन में करो जात है, लेकिन सर्दी जुकाम होवे पे भगवान हो होम क्वारंटाइन में रखो गौ है। वे 14 दिन के लाने आइसोलेशन में रहते हैं। आपको बता दें में कि हर साल रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आइसोलेशन में रखो जाता है। मंदिर के कपाट पे जो है 1 पखवाड़े तक जो बंद रखो जाता है। इसे मंदिर की भाषा में कही जात है कि ई अवधि में भगवान हो जड़ी बूटी युक्त पानी और आहार दो जात है। ये परंपरा की अगर बात करें तो जब परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नवागंज में एक भीषण हादसा में 9 जनों की मौत हो गई है। आपको बता दें में कि बादिजपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो के आमने सामने से टक्कर हो गई थी। एक परिवार के 9 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। इनमें से 5 पुरुष और 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हतो। एक व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्कॉर्पियो में 10 जने सवार हते, जो सभी हरियाणा से बिहार की तरफ जा रहे थे। जानकारी मिली है कि हादसा के शिकार भाई ये सभी लोग बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं और परागनगर बाजितपुर के पास सवेरे सवेरे लोगों ने जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनी थी। मौका पर पहुंच के उन्हें पुलिस वालों को हादसे की सूचना दी। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो गैस की कटर से काट के स्कॉर्पियो की जो पल्ला है उन्होंने निकालो गए, फिर उसके बाद शव जो है बाहर निकाले गए। थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति
जिसकी सांस चल रही थी उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। राजस्थान में जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में पहलो पुलिया पे 2 पुलिसकर्मियों और एक शख्स के बीच मारपीट की वीडियो सामने आओ है। वीडियो में 2 पुलिस वाले एक आदमी से मारपीट करत भाई नजर आ रहे हैं। उतई बचाव में जो आदमी जो है जो उनके संगे मारपीट करी जा रही है वो पुलिस वालों पे भी हाथ उठावे की कोशिश कर रहा है। जब घटना पूरी जो है वह कैमरा में कैद भई है। पुलिस ने आरोपी शख्स से मास्क न लगावे पे बात कही हती। उसके बाद जब मारपीट की घटना जो है वह शुरू भई हती। राजकार में बाधा डालवे को मामला भी दर्ज करोगा भाई पूरे मामले में। प्रथम पुलिया अम्बा होटल के सामने प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। तब एक शख्स जो बिना मास्क लगाए बैठा था वो पुलिसकर्मियों से उलझ गया और उनसे झगड़ा करने लगा और उनकी नेम प्लेट और वर्दी वगैरह फाड़ दी और नेम प्लेट उखाड़ दी और मारपीट की, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा जो प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है और जिस पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यावरण दिवस पे रायपुर के जो सीएम हाउस है उनमें अमरूद, आम और बोहार के पौधा लगाए हैं। भूपेश बघेल ने इस मौका पे प्रदेशवासियों से अपील भी करी है कि आप सब जने अपने घरों में या आसपास के इलाके में पौधा जो है भी अवश्य रूप से लगाएं और यूँ जीवित रखने की जिम्मेदारी भी ले में, चाहे वे फलदार वृक्ष हों, पौधा हों, चाहे वे इमारती लकड़ी या फूल के हों। इसे हमारे आसपास को वातावरण अच्छो होता है, साफ ऑक्सीजन हम मिलत है और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होवे से जो है लोगों हो फायदा हुई है। मुख्यमंत्री ने कही है कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलत है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलो है और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण को कितना महत्व है जब बात हर व्यक्ति समझ सकत है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पौधारोपण करके पर्यावरण बचावे को संदेश दो है। शिवराज सिंह चौहान को कहबो है कि पर्यावरण हो बचावे के लाने जिम्मेदारी हमारो सबकी है। जल जंगल जानवरों हो जो है बचावे की जिम्मेदारी भी है और इनको ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारो सबकी है। वाईफाई देते पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सीएम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। एक पेड़ एक साल में जरूर लगाएं, पानी बचाएं, भूजल का स्तर बढ़े इसके लिए प्रयास करें, नदियों को स्वच्छ रखें, प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगला पहुंचे। पर्यावरण दिवस के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहबो है कि एक सामान्य मुलाकात करने के लाने वे मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घरे आए हती। इसके अलावा अब जो मौसम खराब भव है बरसात में, बरसात से कई किसानों की फसलें जो हैं जो उनको गेहूं है तो भींग गए है और ये पूरे गेहूं की भींगवे की घटना पे शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते वह कही है कि किसान भाई परेशान न होवे, सबके लाने शिवराज सिंह चौहान है। पर्यावरण दिवस के मौका पे मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करी है कि नदियाँ और पशु पक्षियों को ख्याल भी रखो। पर्यावरण संरक्षण के जुनून और नेक इरादे से मनेंद्रगढ़ रेलवे परिक्षेत्र के रविवार 60 साल के संजय गायकवाड़ ने बंजर पहाड़ी भूमि में हरियाली जो है बा चारों तरफ फैला दी है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से लगे बंजर भूमि में कई प्रकार के पौधारोपण करके उद्यान की शक्ल दे दी है। उनने आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ की पहचान सिद्ध बाबा पहाड़ में भी संजय ने बड़ी संख्या में बगैर कोनो सरकारी मदद से पौधारोपण करे हते। संजय को पर्यावरण के प्रति प्रेम घर में गार्डनिंग करके भी जगाव जा सकता है। संजय ने अपने फार्म हाउस में खुद की नर्सरी तैयार करी है।
नर्सरी में पौधा तैयार करके वे जगह जगह पौधारोपण जो है वे करत रहते हैं। बंजर मैदान में हरियाली लाने वाले संजय गायकवाड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति उनका यह प्यार कब आया और पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए वे कब से जुट गए। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि इस पर्यावरण को मैं हरा भरा देखूं? देखिए क्या था कि एक्चुअली मुझे इसका 38 साल का मुझे अनुभव था। मेरे बाबूजी ये काम किया करते रहे और उसके बाद फिर चलते मैं अपने घर में शौक पूरा करना शुरू किया। इसी बीच मैंने टीवी में देखा, मुझे पर्यावरण के बारे में मेरे को करीब आज से 10 साल पहले नहीं पता था क्या होता है। पेपर में आते रहता, मैं पढ़ा देता रहा। तो जब एक लड़की को मैं कुएँ में पानी के लिए उतरी, महाराष्ट्र में कोई गाँव है अपना, वहाँ पर उतरी उसने, और जब पानी लेके चढ़ रही थी वो लड़की, तो वहाँ से गिर के उसका स्पॉट में डेथ हो गया। तब मेरे को काफ़ी मेरा हृदय विजित हुआ और फिर मैं इस काम के लिए मैंने इसमें आपको ये नहीं लगा कि ये पूरी बंजर ज़मीन है, इसमें पौधा लगाने में काफ़ी सालों लग जाएंगे पौधे बड़े होने में? जी, क्योंकि मुझे 38 साल का इसमें अनुभव है और मुझे बंजर ज़मीन में कैसे पौधे लगाना है, रतन जंतु पौधे कहाँ लगाएंगे, कौन से पौधों को गाय खाएगी या बकरी खाएगी, उससे सेव करते हुए हम कैसे काम करेंगे, इस ढंग से हमने करते अपना काम चालू किया। तो सुना आपने संजय गायकवाड़ को, उन्होंने बताया जब सरकारी मदद आड़े आई तो उन्होंने अपने फार्म हाउस में ही एक खुद की नर्सरी तैयार कर ली। ऐसे पर्यावरण प्रेमियों को INH पर्यावरण दिवस के मौके पर सलाम करता है रविकांत राजपूत, INH न्यूज़, कोरिया। बैतूल में एक युवक ने अपनी शादी को यादगार बनावे के लाने ऐसी पहल करी है जो समाज के लाने एक मिसाल बन गई है। महेश पुंडे ने अपनी शादी के लाने महंगे और सजीले आमंत्रण पत्रों पे फिजूल खर्च नहीं करवाए, बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पे ग्रीन कार्ड जो है वो अपनाओ है और ग्रीन कार्ड के जरिए अपने चाहबे वालों हों, अपने जान पहचान वालों हों, शादी के लाने न्योता भेजो है कि संगे पर्यावरण संरक्षण को बहुत प्यारो सु संदेश दो है। ये ग्रीन कार्ड में एक गमला है, जिसमें लगो एक पौधा है और संगे गमला पे एक सादे कागज में लिखो है जो प्यारो सु आमंत्रण। जीवन में पहली बेर पर्यावरण संरक्षण संदेश के संगे मिलो शादी को आमंत्रण लोगों के लाने बहुत पसंद आ रहा है। वो कार्ड ना छपवा कर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्रीन कार्ड प्रचलित चलन में आए और इससे ये मैसेज आएगा कि ये पर्यावरण के प्रति सुरक्षित तो है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसी ये ग्रीन कार्ड का यूज़ करें और इससे पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और मेरी शादी भी याद रहेगी इससे। जैसा कि बड़े बड़े महंगे महंगे कार्ड छपवाते हैं तो वो वैसे ही अनयूज़ होते हैं, फेंक देते हैं लोग, और ये क्या सबके घर में रहेंगे, इससे मेरी शादी भी याद रहेगी लोगों को। ग्रीन कार्ड लोगों के घरों में रहेंगे, लोगों के घरों के आंगन की सुंदरता को बढ़ाएंगे और ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन गैस ये पेड़ पौधे हमें देंगे और ये जब बड़े होंगे तो इनकी शादी की याद हमेशा ये पेड़ पौधे दिलाते रहेंगे। ग्वालियर चंबल की राजनीति के बड़े चेहरा बालेंद्र शुक्ल की कांग्रेस में वापसी हो गई है। कांग्रेस में वापसी के बाद बालेंद्र शुक्ल ने कही है कि उनको अनुभव है कि कौन पार्टी में कितनी गहराई है। बालेंद्र शुक्ल ने कही है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे परिपक्व लीडर हैं और उनके संगे काम करने को एक अलग अनुभव है। बालेंद्र शुक्ल ने कही है कि उनने सिंधिया के कारण पार्टी छोड़ी थी और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, यही से भी अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं। बालेंद्र शुक्ला से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे ग्वालियर चंबल में अपने आप में जो है हम देखते हैं कि बालेंद्र शुक्ल एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन लंबा सफर उनका राजनीतिक रहा है। कांग्रेस के साथ सबसे लंबा सफर रहा, लेकिन बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में आपने दूसरी पार्टियों के साथ भी जो है यात्रा की, राजनीतिक यात्रा। क्या अंतर था उन दोनों पार्टियों में और इस पार्टी में? ये आपने सही कहा, मैं कई घाट का पानी पी चुका हूँ, लेकिन ये भी सही है कि 30 साल मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, 5-6 महीने बहुजन समाज पार्टी में रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 10 साल रहा। तो 30 और 10 40 और 40.5 इतने वर्षों का मुझको राजनीतिक रूप में रहने का मौका मिला है। कांग्रेस में रहा मैं, कांग्रेस के बड़े नेता माधवराव सिंधिया थे, मेरे मित्र थे वो, उनके साथ ही मैंने कांग्रेस पार्टी में गया और 30 साल मैंने वहाँ गुजारे और जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने किया। उनके देहावसान के बाद में मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी शनय है, क्यों मैं चुनाव हार गया था। चुनाव हारने के बाद आदमी नहीं बदल जाता है, मेरी अकल शक्ल सब तो वही रहती है, लेकिन कई बार आदमी ऐसा महसूस करता है कि चुनाव हार गए
तब उनके अंदर कुछ रही नहीं, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। और फिर कुछ ऐसी व्यक्तिगत छोटी मोटी घटनाएं हुई जिससे मेरा मन भी उद्वेलित हुआ, और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। सर, लेकिन अगर बात करें अब कमलनाथ जी की अगुवाई में आप वापस आए हैं, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक ऐसा चेहरा है कमलनाथ जो तमाम चीज़ों को, परिस्थिति को समझते हैं और एक बेहतर सम्मान आपको मिलेगा? देखिए, कमलनाथ जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं भी एक वरिष्ठ व्यक्ति हूँ, और मैं जब 30 साल कांग्रेस में रहा तो कमलनाथ जी को मैं क्यों नहीं जानूंगा, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं जानूंगा मैं? तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं को अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चलाई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, फिर भी कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, टेढ़ी खीरे, उसको उन्होंने 13-14 महीने चलाया, मामूली काम नहीं था, लेकिन चलाई उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी कमलनाथ जी एक अच्छी पार्टी चलाएंगे, और चुनाव में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। हटा बनपरी क्षेत्र के सिलापरी गांव में निवास करने वाले ज्ञा प्रसाद यादव की पुराने समय से जारी मेहनत और लगन की दम पे गांव की पथरीली पहाड़ी हरे भरे जंगल में गुलजार हो रही है। 22 साल पहले RF 25 कूप में रोपे गए पौधों की रखवाली को जिम्मा संभारत भय ज्ञा प्रसाद यादव के अथक परिश्रम और पर्यावरण के प्रति प्रेम के चलत भय आज पहाड़ी पे सागौन, सतकठा, धवा, सेजा, आंवला समेत कई प्रजातियों के हजारों पेड़ तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा पहाड़ी पे कछु पौधा लगा के ज्ञा प्रसाद हो रखवारी की जिम्मेदारी मिली थी, और जे रखवारी करत करत हरे भरे जंगल जो है वे तैयार हो गए हैं। तो हरे भरे जंगल तैयार करने को संकल्प के साथ उनने अपने बाल बच्चों घाई जंगल की देखरेख करी है, जो उनको नतीजा है कि इतने की पहाड़ी हरियाली से गुलजार हो गई है। ज्ञा प्रसाद उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अपने पुत्र हों जंगलों की रखवारी को जिम्मा सौंप रहे हैं। बात करते हैं मंदिरों से जुड़ी खबर की। 8 जून से श्रद्धालुओं के लाने धार्मिक स्थलों के दरवाजे जो है वे खुल गए हैं। रायपुर के मंदिरों में भी भगवान के दर्शनों के लाने विशेष तैयारी करी जा रही हैं। राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बेरे इतने घंटियां उतारी गई हैं। दर्शन के लाने मंदिर समिति ने नई गाइडलाइन जारी करी है, जो उनके अंतर्गत प्रसाद चढ़ावे और बांटवे पर रोक लगाई गई है। 10-10 श्रद्धालुओं के लाने खेप में मंदिर परिसर में दर्शनों की अनुमति रहे। दर्शनों के लाने केवल 30 सेकंड तक मंदिर के अंदर रुकवे की अनुमति रहे। इसके संगे श्रद्धालुओं हो मास्क लगावो बहुत जरूरी है, और बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति न रहे। मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर जिला को निरीक्षण करो है। सीहोर जिला में कृषि उपज मंडी को भी निरीक्षण करो है। इस दौरान दिग्विजय सिंह मीडिया से चर्चा करत भाई उनने प्रोटोकॉल फॉलो न करे जावे पे नाराजगी बताई है। उनको कहबू है कि उनको फोन न कलेक्टर उठा रहे हैं, न SGM और न तहसीलदार उठा रहे हैं। लगत है कि उनको बायकाट करो जा रहा है। उनने कमिश्नर से शिकायत की बात करी है कि लॉकडाउन था, इसलिए मैं तुलाई केंद्रों पे नहीं निकल पा रहा था। जब लॉकडाउन खुला है तो मैं जितने तुलाई केंद्र हैं वहाँ पर जाने का मैंने प्रयास किया है। मैंने प्रशासन को सूचना भी दे दी थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए तो जिला कलेक्ट्रेट रात को 10 बजे खुलकर उनकी मीटिंग हुई, लेकिन जब मैं भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में किसानों की समस्या सुनने के लिए मंडी में आया हूं तो ना यहाँ तहसीलदार है, ना SDM है, ना कलेक्टर है, और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने इस बारे में कमिश्नर साहब से कहा है कि इस बारे में क्या आप लोगों ने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है क्या? मेरी सूचना जब प्रशासन को है तो इस तरह का जो है व्यवहार आपत्तिजनक है, और मैं निश्चित तौर पर इस बारे में गंभीरता से इसको लूँगा। सांवेर में विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से पहले मतदान न करने के बैनर लग गए हैं। जे मंत्री तुलसी सिलावट को कहबो है कि विधानसभा क्षेत्र जो है उनको क्षेत्रीय मंत्री तुलसी सिलावट को जो पोस्टर वार जो है तुलसी सिलावट की मुश्किलें बढ़ा सकत है। आक्रोशित ग्रामवासी जो है उतने के महिलाओं ने कही है कि पानी नहीं है तो वोट नहीं है। आपको बता दें में कि परसों से चले आ रहे जल संकट दूर न होवे से गांव वाले नाराज चल रहे हैं। उनको कहबो है कि नेता केवल वोट मांगे भी आउट हैं, गांव के नल खराब डरे हैं।
जो से आज तक सुधारो नहीं हुआ है। महिलाओं को क्या वो है कि पानी के लाने लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं। यही से ये देर है गाँव में कि महिलाओं ने फैसला लो है कि पानी नहीं है तो वोट नहीं है। होता ही मंत्री तुलसी सिलावट को क्या वो है कि उनकी जानकारी में आपके माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से जो मामला आओ है वो ग्रामीणों की समस्या को जल्दी निराकरण करो जे है। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। केवल आधा घंटा के लाने वे काम के लाने आउट हैं और वेतन पूरा ले रहे हैं। उतई कोविड-19 हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज जो है वे जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। शासन वेतन जो है उन्होंने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट विभाग में काम कर रहे कछु डॉक्टर आधे से 1 घंटा ड्यूटी करके अपने घर चले जाते हैं। बाकी को समय जो है वे निजी नर्सिंग होम में और डायग्नोस्टिक सेंटर में नौकरी करत भाई मोटी रकम कमा रहे हैं। यही विभाग में पदस्थ डॉक्टर पति पत्नी डोंगर गांव में डायग्नोस्टिक सेंटर को संचालन कर रहे हैं। इतने कोरोना काल में हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों हो इलाज कर रहे जूनियर डॉक्टरों को 3 महीना से वेतन तक नहीं मिला हुआ है। मामले में अस्पताल प्रबंधन को क्या वो है कि 2 डॉक्टरों ने त्याग पत्र दे दो है। त्याग पत्र हो स्वीकार नहीं करोगा हुआ है। इस वजह से कछु समय के लाने वे हॉस्पिटल में आउट रहते हैं। मेरे पास कोई ऐसे लिखित में कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये मुझे पता चला कि रिजिग्नेशन तो दिया है। कि रिजिग्नेशन ना एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारे अधिष्ठाता डीन का कार्य होता है, तो उन्होंने किया नहीं किया इसकी मुझे जानकारी नहीं। और वो आके काम कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि काम कर रहे हैं और पूरी तरह से ना कर रहे हैं। ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन न करवे सख्ती बरती जा रही है। अगर पालन न करो जो है तो प्रशासन सख्त है। जो लोग लॉकडाउन नियमों को पालन न कर रहे हैं उन पे अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी ने शहर के प्रमुख बाजारों को निरीक्षण करके नियमों को उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई करी है। 1 दर्जन लोगों पे मास्क न पहनने पे अर्थदंड लगा हुआ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन न करने वालों पे 14 दुकानों को सील कर दिया हुआ है। आज जो आप ये मेन देख रहे हैं ये पूरी रोड जो मेन शहर के बाजार हैं उन पे हम लोगों ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, उन पे हम लोगों ने चालानी कार्रवाई की है। हमारी पूरी आईसीबी टीम ने दुकानों को सील बंद किया है। जहाँ पे मास्क लगाए बिना सोशल डिस्टेंसिंग का किए बिना कर रहे थे, अब वो दुकानें अगले 14 दिन तक नहीं खुल पाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। रीवा में खरीदी केंद्र में उठाव न होने के कारण अनाज जो है वो खुले में डरू है। इसे बरसात के चलत भाई हजारों मीट्रिक टन अनाज जो है खराब होने की आशंका बताई जा रही है। उतई मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान को असर देख भी मिलो है। तो रीवा के कई हिस्सों में बरसात जो है भाई है, लेकिन खरीदी केंद्रों में अनाज खुले में रखो हतो के कारण से वो भींग गए है और उनके रख रखाव के लाने कोनो भी प्रकार की व्यवस्था जो है बाबी नहीं देखी गई है। इस मामले में जिला प्रशासन से बात करी गई तो उनने कोनो जवाब दे से इनकार कर दो। शहर में जो भी गेहूं के खरीदी केंद्र बने हैं आप देख रहे हैं, ये बात पूरे मध्य प्रदेश में है। कई बार मांग की गई है कि खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र न बनाए जाएं, लेकिन शासन खरीदी केंद्र हमेशा खुले आसमान के अंदर नीचे बनाता है, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो। आप देख रहे हैं एक तूफानी बारिश के कारण सब जगह है जहाँ भी ग्रामीण अंचलों में खरीदी केंद्र आसमान के नीचे वहाँ भीगा है। आप देखें मंडी प्रांगण में जो खैरा और बहुरी बांध का खरीदी केंद्र गेहूं का था, गेहूं के उठाव न होने के कारण यहाँ भी गेहूं भीगा है। घास उठने के बाद रुक गई, अब जो पाला है वो पड़ा है, उसको भराई चालू है। ढकेगा, अब थोड़ा हवा लग जाए और भीगा तो है ही है। अगर अभी मून देंगे तो वो जाम आएगी, कुछ हवा लग जाए सूख जाए उसके बाद मुँह दे। बजरंग दल के पुराने नेता रमेश सिंधी हों बुधवार की शाम शास्त्री नगर के उनके ऑफिस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। घटना के 24 घंटा के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करो है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल भई पिस्टल और 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लो है। प्रेस वार्ता में पुलिस के जो एसपी हैं गौरव तिवारी उनने मामले को खुलासा करत भाई बताई है कि बुधवार शाम रमेश सिंधी अपने संगवारों के संगे ऑफिस के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पे लोकेश भूरिया अपने 2 साथियों के संगे आओ और दारू पीवे के लाने पैसा मांगन लगो। रमेश सिंधी ने पैसा देवे से मना करी तो गट्टू ने गोली मार दी। आरोपी अपने संगियों के संगे मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए थे।
एक तरह से देखा जाए तो जो फरियादी और आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो है, ये दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इन दोनों के खिलाफ 8 मामले पंजीबद्ध है और गंभीर धाराओं के 302, 307 जैसी धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। तो इसमें एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं, जो अपना दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह का मामला, इसमें जो तीनों मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बड़वानी में कपास की फैक्ट्री में आग लग गई थी। उतई मौका पे पहुंच के फायर ब्रिगेड की टीम ने और गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आगे पे काबू पाओ है। आपको बता दें मैं कि जिनिंग में कपास की करीब 1200 गठानों में आग लगने से भारी नुकसान हो गया है। उतई अब आग लगने के कारणों को जो है पता करो जा रहा है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन मित्रों ही, कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी की।